इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है? बेसिकली जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर जो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है उसी को ही जो हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं। बेसिकली एक तरीके से जो एक इंटरनल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के जो अफेयर्स होते हैं यानी उनके जो अपने डिसीजन मेकिंग होते हैं उसी को जो हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और और उसको किस तरीके से जो है रेगुलेट करा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कोई भी ऐसा एक प्रोविज़न नहीं है जो भी ये कहता हो या कोई गाइडलाइन देता हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी का जो फ्रेमवर्क है किस तरीके से मैनेज करा जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता है। ठीक है, अपनी जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी जो है कोई ऐसी पावर या कोई ऐसी राइट नहीं है जिसके अंतर्गत वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को है जो रेगुलेट कर सकें। ठीक है, इस वजह से अब इन्हीं कारणों की वजह से जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करना सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन कारण जो है देखा गया है वो ये है कि इक्वालिटी यानी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो हम लोग इक्वालिटी ला सकें, इंश्योर कर सकें इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमको सबको पता है कि जो इलेक्शन कास्ट करना सबका एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क नहीं रहेगा तो अच्छे लीडर्स कैपेबल लीडर्स जो है वो बाहर निकल के नहीं पाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल राइट है कि भाई सब लोग इलेक्शन कास्ट कर सकते हैं और अगर सबको मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कास्ट करने का तो हम उसको भी इंश्योर करते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को मैनेज करके। ठीक है, देन जो अगला पॉइंट है ये जैसे अब मैंने इधर दे रखा है कि इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इक्वालिटी के बारे में देखा कि आपका इक्वालिटी कहाँ है करके, क्या ये है आपका इक्वालिटी की उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, मतलब याद रह जाए पॉइंट, इस वजह से ही दिया हुआ है। ये मेन मुद्दा इसका यही है। सेकंड है हम लोग जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम लोग प्रिवेंट कर सकें डायनेस्टी पॉलिटिक्स। अब डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या होता है कि जो नेपोटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे ही एमपी और एमएलए का बेटा ही जो है उन लोगों को क्या होता है, इन बंदों को जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर इनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट होता है इन लोगों को आसानी से जो है टिकट मिल जाते हैं इलेक्शन कास्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग प्रिवेंट कर सकें डायनेस्टी पॉलिटिक्स। दूसरा है जैसे इसमें एक डाटा दे रखा है ये कि जो 2015 जो लोकसभा रही थी उसमें क्या था कि 30 जो जो मेंबर्स थे वहाँ 15 लोकसभा के अंदर जो जिसमें जो मेंबर्स जो थे वो 30 से जिनकी एज कम थी यानी 30 साल से जिनकी एज कम थी वो जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेपोटिज्म का रहा होगा हाथ जिस वजह से इतनी कम एज में वो लोग जो है एमपी बन गए। ठीक है, देन आता है हम लोग टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन। अब क्या होता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिनके पास पैसा है, अच्छे रसूखदार हैं, जो जिनके पास अच्छा पैसा और पावर है, उन लोगों को जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो टिकट दे देती हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने एक तो सबसे पहली बात वो अपने जो इलेक्शन है वो खुद ही अपने इलेक्शंस को लोग जो है फंड कर पाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात वहाँ के जो लोग होते हैं उनके ऊपर उनकी अच्छी पकड़ रहती है। ठीक है, अब वो कई सारे कारण हो सकते हैं, डर के कारण भी जो है लोग वोट कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो और दूसरा मैनिपुलेशन करना लोगों का, जैसे दारू वगैरह बंटवाना और भी कई तरीके की चीज़ें चलती रहती है इलेक्शंस में। ठीक है, देन अपना जो तीसरा पॉइंट है वो होता है अपना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या रोल है इसमें? क्या होता है कि जो अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी यानी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी ला देंगे तो पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कम हुआ करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी समझ लो जो कि सेंटर में है। ठीक है, अब एक पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पार्टी सेंटर में है वो सेंटर में किस वजह से है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसने वोट जीते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे जो है उनकी जो पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो जैसे बीजेपी है, जैसे बीजेपी का यूपी में जैसे गोरखपुर है। ठीक है, वहाँ से उनको अच्छी सपोर्ट मिलता है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को अमेठी से अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ ना उनके ना जोन होते हैं जहाँ पे उनकी ज़्यादा पावर होती है सेंट्रलाइज। तो अब इस जोन में क्या होता है कि यहाँ के जो एमएलएज होते हैं ये लोग कंट्रोल करते हैं वहाँ के वोट्स को।
ठीक है, उस एरिया के वोट्स को ये लोग जो है कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो सेंटर में बेशक सेंटर में गवर्नमेंट है, ठीक है, बेशक सेंटर में गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी जो पावर जो है ना इन छोटे छोटे सेंटर्स में बटी हुई, क्योंकि एट द एंड वोट तो भाई इन्हीं लोगों को करना है। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ से इनको वोट आना ही आना। तो इससे क्या होता है कि जो पावर जो होती है ना वो कम हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। जो सेंटर में है बेशक पॉलिटिकल, लेकिन इनकी जो पावर जो है वो कम हो जाती है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, देन अपन चलते हैं आके हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कि डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग जो है वो हेल्थी जब ही होगी जब पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होगी, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं होगी तो गवर्नमेंट तो अच्छी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी ही होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, तो इसलिए डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है ना वो हेल्थी होनी चाहिए, ये कारण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं हमको कि अगर हम लोग जो है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को जो लेके आएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि अपने पास ना कोई पावर नहीं है। ठीक है, रूल नहीं है, कोई पावर नहीं है। क्या हुआ था कि 2002 में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वेलफेयर में जो है केस हुआ था, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सके या एक सेकंड है मतलब किसी भी प्रकार के प्यूनिटिव एक्शन ले सके अगेंस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो पर्सनल अफेयर्स हैं उनको जो है एक इलेक्शन कमीशन जो है वो मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसमें कहना था सुप्रीम कोर्ट का। देन अपन देखते हैं एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क, वही रूल नहीं है, कोई क्रेडिबल फ्रेमवर्क नहीं है। सेकंड है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है कि 1985 में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उसके जो एमपी और एमएलएज होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप, यानी जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो जहाँ जिनको वोट करने के लिए कहते हैं उनको वही वोट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग व्हिप जारी कर सकते हैं। जो जब इंदिरा गांधी वाला जब केस हुआ था तो उस दौरान भी क्या हुआ था कि जी इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने जो व्हिप जारी कर दी थी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, वो जो है एक पर्टिकुलर बंदे जो जब प्रेसिडेंट के लिए वो खड़े होते तो मोनार्जी देसाई को ही वोट करेंगे करके व्हिप जारी कर दी थी। तो ये हुआ था। ठीक है, जिसके कारण सब लोगों ने उन्हीं को ही वोट करा और एट द एंड वो जीत जाते हैं इलेक्शन। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो होता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सब अपनी कास्ट बेस्ड कि अपने कास्ट का बंदा है इसको आगे बढ़ाना है करके कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो तो होती है इंडिया में। दूसरा अपना एलिटिज़म को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे घर के अंदर जो बड़े लोग होते हैं उनकी चलती है, वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके अंदर जो पुराने और बड़े लीडर्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा जो है पकड़ होती है, मतलब अपने लोगों पे एमपीज़ पे इस तरीके से। देन अपन देखते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड का सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर अपने को प्रॉब्लम्स पता है ना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है तो वे फॉरवर्ड तो मतलब नेचुरली ही आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे दो, वही जो है वे फॉरवर्ड माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि फ्रेमवर्क नहीं है तो फ्रेमवर्क लेके आओ। ठीक है, अगर लोग जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करो। ठीक है, इस तरीके से यही मतलब सबसे नेचुरल तरीका तो यही है वे फॉरवर्ड का। सबसे पहले क्या है कि वही जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। जैसे जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वहाँ प्रॉपर तरीके से ना इलेक्शन होते हैं कि कौन बंदा लीडर बनेगा, कौन जो है लीडर नहीं रहेगा, इस तरीके से ना प्रॉपर इलेक्शन होते हैं जर्मनी में। उसके बाद प्रॉपर रूल्स लेके आओ। ठीक है, उसके बाद इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी, लीडरशिप वगैरह के लिए। ठीक है, इम्पावर को इलेक्शन कमीशन को इम्पावर करो। ठीक है, दूसरा है अपना स्टेट फंडिंग करो इलेक्शंस की। ठीक है, ताकि जो है क्रिमिनलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो सके पॉलिटिक्स का। देन अपना इम्प्लीमेंट जो ये सजेशंस है, यानी ये जो है ना इनको डायरेक्टली आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली ना अपन जब आंसर राइटिंग करते हैं ना तो अगर हम इनको बेशक एक्सप्लेन ना करें, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट ये कमिटीज़ की जो फाइंडिंग्स या फिर कमिटीज़ के नाम ही लिख दिए ना तो उससे बहुत अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ख़त्म है। आगे के टॉपिक अपन आगे देखेंगे।